आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सतह रसायन, सरफेस केमिस्ट्री। एमपी बोर्ड में यह यूनिट 4 मार्क्स की है। 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे और 2 नंबर का एक सैद्धांतिक प्रश्न आएगा। सबसे पहले सतह रसायन है क्या, ये हम लोग समझते हैं। हम लोग यूनिट 1 में पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक ठोस के रचक कण अणु, परमाणु अथवा आयन हो सकते हैं। तो ठोसों में इन रचक कणों की व्यवस्था ठोस की सतह पर और ठोस के भीतर भिन्न भिन्न प्रकार से होती है। एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे कार्बन की संयोजकता 4 होती है। हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। तो इसको हम एक चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। यहां पर प्रत्येक कार्बन की चारों संयोजकताएं अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से संतुष्ट होंगी। तो यहां चित्र में हम लोगों ने कार्बन की चारों संयोजकताओं को प्रदर्शित किया है। अब हम देखते हैं जो कार्बन भीतर है उसकी चारों संयोजकताएं संतुष्ट हमें दिखाई दे रही है, लेकिन बाहर की तरफ जो कार्बन परमाणु सतह पे आ रहे हैं इनकी संयोजकताएं खाली है। जैसे यहां पर 2 संयोजकता खाली है, यहां 1 संयोजकता खाली है। इस प्रकार से बाहर जो सतह पर कार्बन परमाणु आ रहे हैं उनकी सभी संयोजकताएं संतुष्ट नहीं है, संयोजकताएं खाली हैं। इनको हम कहते हैं मुक्त संयोजकताएं, फ्री वैलेंसीज। और इन मुक्त संयोजकताओं के कारण ही ठोस की सतह कुछ विशिष्ट गुणों का प्रदर्शन करती है, जिसका अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अधिशोषण, एडजॉर्प्शन। तो देखते हैं इसको। अधिशोषण को एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक पत्थर को पानी में डाल दीजिए, पत्थर को पानी से बाहर निकालिए तो पत्थर की सतह पर पानी के अणु चिपक जाते हैं, पत्थर हमें गीला दिखाई देता है। दूसरी तरफ गैस मास्क में चारकोल होता है, तो हानिकारक गैसें उस चारकोल के ऊपर चिपक जाती हैं। तो जब कोई द्रव अथवा गैस किसी ठोस की सतह के संपर्क में आता है, तब सतह पर उपस्थित मुक्त संयोजकताओं को संतुष्ट करने के लिए वह सतह से जुड़ जाता है, एक बंध बना लेता है। बंध दुर्बल भी हो सकता है, प्रबल भी हो सकता है। तो मुक्त संयोजकताओं को संतुष्ट करने के लिए वहां बंध बनाकर जुड़ जाता है। इस घटना को ही हम कहते हैं अधिशोषण, एडजॉर्प्शन। तो यहां चित्र में हमने एक ठोस की सतह को दिखाया है और कोई गैस उसके संपर्क में आता है तो गैस के जो अणु हैं वो सतह पर जुड़ जाते हैं। तो जिस पदार्थ का अधिशोषण होता है उसको हम कहते हैं अधिशोष्य, और वह ठोस जिसकी सतह पर अधिशोषण हुआ है वह कहलाता है अधिशोषक। तो फिर से हम लोग पत्थर का उदाहरण देखते हैं। पत्थर को पानी में डालिए, पानी उसके ऊपर चिपक जाता है, लेकिन कुछ देर के बाद वो पानी सतह से हट भी जाता है। तो अगला हम लोग देखेंगे विशोषण। विशोषण अधिशोषण का व्युत्क्रम होता है, अर्थात किसी ठोस की सतह से अधिशोष्य पदार्थ के अणुओं का हटना, ये कहलाता है विशोषण। और यह एमपी बोर्ड में वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में कई बार पूछा गया है कि ठोस की सतह से अधिशोष्य गैस के अणुओं का हटना, खाली स्थान कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? विशोषण। अब देखिए यहां पर एक चीज क्लियर करना बहुत जरूरी है। अवशोषण और अधिशोषण 2 अलग अलग प्रक्रम है। अवशोषण का उदाहरण है, जैसे एक चौक लीजिए, चौक को पानी में डालिए और फिर उसको तोड़ कर देखिए, तो पानी चौक के सतह पे और चौक के भीतर समान रूप से वितरित होता है। यह घटना अवशोषण कहलाती है। जबकि अधिशोषण में
जो अधिशोष्य पदार्थ है वो ठोस की सतह पर सांद्रित होता है, ठोस के भीतर वह नहीं जाता है। तो यहां से एक सैद्धांतिक प्रश्न एमपी बोर्ड में पूछा गया है कि अधिशोषण और अवशोषण में कोई दो अंतर लिखिए। तो सबसे पहला अंतर तो हम यही दे सकते हैं कि अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना है, जबकि अवशोषण में एक पदार्थ के अणु दूसरे पदार्थ की सतह पर और भीतर समान रूप से वितरित होते हैं, अर्थात संपूर्ण ठोस में समान रूप से होने वाली प्रक्रिया है अवशोषण, और अधिशोषण केवल सतह पर होता है। दूसरा हम दे सकते हैं अंतर कि अधिशोषण की जो दर है वो प्रारंभ में अधिक होती है और बाद में कम होने लगती है। जब तक कि मुक्त संयोजकताएं होती है अधिशोषण जल्दी जल्दी होने लगता है, फिर मुक्त संयोजकताओं की संख्या कम हो जाती है तो अधिशोषण की दर भी कम हो जाती है, जबकि अवशोषण संपूर्ण पृष्ठ में समान रूप से होता है। तो इस प्रकार ये दो अंतर हम लोग अधिशोषण और अवशोषण में अंतर के रूप में दे सकते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर ये एमपी बोर्ड में कई बार पूछा है। तो अधिशोषण व अवशोषण में अंतर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अधिशोषण की एंथैल्पी। हम लोगों ने 11th क्लास में उष्मागतिकी वाले अध्याय में पढ़ा है कि बंध तोड़ने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है, लेकिन जब नया बंध बनता है तो उष्मा उत्सर्जित होती है। तो यहां अधिशोषण में हम देख रहे हैं नया बंध बन रहा है, ठोस की सतह पर जो मुक्त संयोजकताएं हैं उनके साथ अधिशोष्य पदार्थ बंध बना रहा है। तो जब बंध बनेगा तो इसमें से उष्मा उत्सर्जित होगी। तो हम कह सकते हैं कि अधिशोषण एक उष्माक्षेपी प्रक्रम है, और एक मोल अधिशोष्य पदार्थ का किसी ठोस की सतह पर अधिशोषण होने पर जो उष्मा उत्सर्जित होती है उसी को हम कहते हैं अधिशोषण की एंथैल्पी। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, अधिशोषण की एंथैल्पी सैद्धांतिक प्रश्न के रूप में भी 2 नंबर में पूछा गया है और वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में भी पूछा गया है। अब हम देखेंगे अधिशोषण के प्रकार। अधिशोषण के प्रकार। ठोस पदार्थ और अधिशोषित होने वाले गैस अथवा द्रव के अणुओं के मध्य बंध की प्रकृति क्या है, किस प्रकार है, इस आधार पर अधिशोषण को 2 वर्गों में बांटा गया है। तो सीधे सीधे ठोस और अधिशोष्य पदार्थ के मध्य उपस्थित बंध की प्रकृति के आधार पर अधिशोषण 2 प्रकार के होते हैं। पहला है भौतिक अधिशोषण, और दूसरा रासायनिक अधिशोषण। देखिए, जब ठोस की सतह से अधिशोष्य पदार्थ दुर्बल वांडर वाल बलों से जुड़ता है तब ऐसे अधिशोषण प्रक्रम को हम भौतिक अधिशोषण कहते हैं। और इसके विपरीत अगर अधिशोष्य पदार्थ ठोस की सतह से रासायनिक बंध बनाकर जुड़ता है तो वो कहलाएगा रासायनिक अधिशोषण। तो इसको फिजिसॉर्प्शन कहा जाता है, इसको केमिसॉर्प्शन कहा जाता है। यहां पर भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर
प्रश्न के रूप में पूछा गया है। एमपी बोर्ड में यह प्रश्न भी कई बार रिपीट हुआ है। तो सबसे पहला अंतर, अब चूंकि 2 नंबर का सैद्धांतिक प्रश्न है तो 2 ही अंतर देंगे। तो पहला अंतर तो हम दे सकते हैं कि भौतिक अधिशोषण दुर्बल वांडर वाल बलों के कारण होता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण रासायनिक बंध बनने के कारण होता है। दूसरा अंतर एक चित्र से हम लोग समझते हैं। जैसे भौतिक अधिशोषण की बात करें, अब दुर्बल वांडर वाल बल से कोई पदार्थ ठोस की सतह पर अधिशोषित हो रहा है, तो यहां ठोस की एक अधिशोषित पदार्थ की एक परत बन गई ठोस की सतह पर, इसके ऊपर दूसरी परत बनेगी और इस प्रकार अनेक परतें बन जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि भौतिक अधिशोषण बहुपरतीय होता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण की बात करें तो पृष्ठ की ठोस की सतह पर जो मुक्त संयोजकताएं हैं वो सारी संयोजकताएं एक बार संतुष्ट हो जाएंगी तो आगे अधिशोषण नहीं होगा। तो इस प्रकार अगर मुक्त संयोजकताएं संतुष्ट हो जाएंगी तो केवल एक ही परत अधिशोष्य पदार्थ की ठोस की सतह पर बनेगा। तो रासायनिक अधिशोषण एक परतीय होता है, जबकि भौतिक अधिशोषण बहुपरतीय होता है। और भी हम कुछ उदाहरण दे सकते हैं। देखिए, हमें पता है भौतिक बंध दुर्बल होता है और रासायनिक बंध प्रबल होता है। वांडर वाल बल दुर्बल बल है। तो भौतिक अधिशोषण में अधिशोषण की एंथैल्पी कम होती है, जबकि रासायनिक अधिशोषण में अधिशोषण की एंथैल्पी अधिक होती है। हम लोगों ने पत्थर का उदाहरण देखा कि पत्थर को पानी में डाला, बाहर निकाला, पहले अधिशोषण हुआ और बाहर निकाला तो फिर विशोषण हो गया। तो जितनी शीघ्रता से अधिशोषण होता है उतनी शीघ्रता से विशोषण होता है। तो भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय प्रक्रम है, अर्थात जितनी सरलता से अधिशोषण होगा उतनी सरलता से विशोषण हो जाएगा। जबकि रासायनिक अधिशोषण में अगर एक बार बंध बन गया तो जब तक कि दूसरी क्रिया ना हो तब तक कि वो बंध टूटेगा नहीं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय होता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने अधिशोषण समझा, विशोषण समझा, अधिशोषण व अवशोषण में अंतर, अधिशोषण की एंथैल्पी और अधिशोषण के प्रकार, और ये सब प्रश्न के रूप में पूछे गए हैं। तो इस प्रकार ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में भी पूछे जाएंगे और आपको सैद्धांतिक प्रश्न के रूप में भी पूछे जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक और अधिशोषण समदाबी, अधिशोषण समतापी, ये अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही।